यस मैम, मैंने तो ग्रुप में डाला है मैसेज। अच्छा। मैम मैदान में ना जो हमने कल वो पढ़ा था ना ट्राइपोलर, हम्म। वो मैम इसमें क्वाड्रीपोलर तक दिया, मतलब एक और ऐड करा है इन्होंने। हाँ, वो मैं अभी आज आपको बताने वाली थी, ठीक है। देखो, पहले तो ये था ना कि भाई आपका टीचर स्टूडेंट है, फिर लोगों को कहा नहीं जी, हो गया। फिर बाद में क्या था कि नहीं, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, लेकिन करिकुलम नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, तो आप क्या पढ़ाओगे। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचर क्या करता है, जो टीचिंग जो आपका प्रोसेस होता है, इट्स डायनामिक, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वी हैव टू चेंज द टेक्टिक्स। तो वो यही कह रहा है कि टीचिंग जो होती है आपके सिर्फ स्टूडेंट और टीचर और करिकुलम अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं होता। अगर आपका आसपास का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, सपोज करो आप पढ़ रहे हो, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, करिकुलम भी है, लाइट चली जाए, इंटरनेट कनेक्शन हो जाए, 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, आपको इतनी गर्मी लग रही है, बिल्कुल यू कैन नॉट सिट, यू कैन नॉट कंफर्टेबल, अनकॉन्शियस माइंड हो गया, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा। इसीलिए बाद में कहा गया कि नहीं जी, टीचर भी अगर है, स्टूडेंट भी है और करिकुलम भी है, बट स्टिल देयर आर सम एनवायरमेंटल ऑल्सो इम्पैक्ट योर टीचिंग प्रोसेस। उसको जाके उन्होंने टर्म दिया क्वासी पोलर, क्वाड्रिपोलर, ठीक है। हाँ, क्वाड्रिपोलर यही हुआ ना, फिजिकल ये क्लाइमेट ये। हम्म। अब जैसे सपोज करो आप रिसर्च के लिए कहीं बाहर गए, ठीक है, और आपको उस दिन सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है, बहुत तेज बारिश हो गई। जैसे निवेदिता, अगर आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली में क्या हुआ था अभी, इतना, मान लो ये हो गया था, इतनी बारिश हो गई थी कि कमर कमर हाँ, तक पानी आ गया था, इवन कई चीजें इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए। तो वो एक ऐसी कैलामिटीज है, एक ऐसा फिजिकल चेंज है जिसकी वजह से आपकी टीचिंग और आपकी लर्निंग जो है वो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। वो इंसिडेंट्स के बाद कुछ दिन तक तो बच्चों का लर्निंग पैटर्न ही बंद हो गया, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं किया, माइंड अपसेट हो गया। टीचिंग कैसे करेगा जब वहाँ की कंडीशन नॉर्मल होगी, तभी तो टीचिंग प्रोसेस होगी। इसलिए कहा गया कि नहीं, जो टीचिंग है ना वो आपका क्वाड्री टोटल भी है, ठीक है। अब मैंने लेवल ऑफ जो आपको ये कराया था टीचिंग का, जिसमें एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी था। तो इस एमएलटी के पहले एक और बाद में ऐड किया गया था, इसमें एक है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, वो आप लिख लो थोड़ा पॉइंट पॉइंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो मैं आपको पॉइंटर लिखा रही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड intellectual development just happened in a natural manner. Second point, सेकंड मैम। intellectual development just happened in a natural manner. Third point, no need of formal teaching. Fourth point, role and presence of teacher is more negative than the positive. Fourth point is role of presence of teachers लिखा आपने, रोल एंड प्रेजेंस ऑफ टीचर इज मोर नेगेटिव देन द पॉजिटिव, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ठीक है जी, मैंने तो कह दिया कि एमएलटी लेवल होता है, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है। फिर सेकंड हमने बोला कि रट्टाफिकेशन करता है, फिर सेकंड बोला कि नहीं जी, अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जहाँ पे वो रट्टाफिकेशन के बाद वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। फिर थर्ड मैंने बोली ना जी, अब अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में इस बात पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, सीधे बच्चा पैदा होते ही क्या मेमोरी लेवल पे पहुंच जाता है। एक ऐसा लेवल भी तो आता है जो अपने घर के एनवायरनमेंट से वो चीजें सीखता है, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चा रोता है तो उसकी रोने की आवाज, रोने के इफेक्ट से हम समझते हैं इसको पेट में दर्द है, यही क्या चाहता है। ए किया, मम 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 किया बच्चा, तो हम कहते हैं ये पानी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और टीचिंग की जरूरत नहीं होती है, वो जस्ट बाय अपब्रिंगिंग के वो चीजों को लर्न करता रहता है। और वो कैसे करता है, हम जैसे वो बच्चा खुद तो नहीं बोलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जैसे जैसे क्रॉलिंग करना सीखता है, हम हमारे साइड में उसको कवर करते रहते हैं ताकि वो बच्चा गिरे नहीं। तो उस स्टेज में क्या होता है, हमारा सारा फोकस स्टूडेंट सेंटर होता है,
मतलब अगर हम इसको स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके स्टूडेंट बनेगा, ठीक है, एक लेवल पे वही बच्चा अपने आगे की लाइफ में एक अलग अलग रोल प्ले करेगा, बट दैट स्टेज में वो है बच्चा, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में आके वो स्टूडेंट बनने वाला है। तो इसीलिए ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में कहा गया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है। इसमें किसी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को दिन में, अगर बच्चा रात को 3 बजे उठ गया तो उसकी सुबह है, ठीक है। वो तो उस पर हम उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे कि ना जी भाई, नेचर कहता है रात को सो, नहीं, अगर वो जग गया है, वो उसका चेंज है, तो हमको उसके हिसाब से चीजों को ढालना पड़ेगा। तो उसको चीजें सिखाएगी कैसे, कैसे चीजें सिखाएंगे, जैसे वो चीज को सीखना चाहता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी कैसे आप देखोगे, कभी कभी कई कई बच्चों की गलत हैबिट होने लग जाती है, कोई अंगूठा चूसता है, कोई पत्थर मिट्टी खाता है। तो क्या होता है, हर मम्मी या हर पेरेंट्स का ऐसा तरीका है, ये वाली, ये वाली ले लेना, ये वाली ले लेना, ठीक है। तो हर पेरेंट्स और उसका क्या तरीका है कि वो उसके हिसाब से चीजें, जैसे अब कई लोग, कई बच्चे तो बाबा से डर जाते हैं, कई लोग भूत से डरते हैं, या तो बचपन में हम यही कहते हैं बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को सेंटर में रख करके चीजों को उसको लर्न करा रहे हैं। वही उसके लिए हमने फॉर्मूला नहीं बनाया। तो मैंने क्या कहा है, फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे टीचर का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो टीचर का रोल आपका कब हो जाता है, जब आप एक एकेडमिक पार्ट में जाते हो। तो जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है वो आपका एकेडमिक पार्ट ना हो करके आपका फैमिली वाला पार्ट हो जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि बच्चे की जो फर्स्ट टीचर होता है वो उसके घर का माहौल और उसके पेरेंट्स होते हैं। तो वो इसलिए कहा गया बाद में कि ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही मेमोरी लेवल पे नहीं पहुंचता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस लेवल पे डेवलप करता है और फिर वहां जाता है। तो आपके ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में आपके जो टीचर का रोल होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर है ही नहीं, माँ और पेरेंट्स ही उसके सब कुछ है इस समय। एंड बिकॉज वी आर एसोसिएटेड दिस पर्टिकुलर लेवल रिलेटेड टू द एकेडमिक पार्ट, तो हम उसको टीचर का रोल दे देते हैं कि टीचर का रोल यहाँ पे नेगेटिव है। वही हमारा जो मेमोरी लेवल होगा वहाँ पे टीचर का रोल जो होता है वो प्राइमरी हो जाएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होगा, बट स्टिल जो मेन होल्डिंग होगी वो टीचर की रहेगी। और रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, जो मेन होल्डिंग होगी वो आपकी स्टूडेंट की हो जाएगी। दोनों का आपस में डिस्कशन होगा, डेमोक्रेटिक डीलिंग होगी, बट द हाईएस्ट रोल विल बी योर स्टूडेंट। तो अभी समझ में आ गया डिफरेंस इन तीनों चीजों का, हम्म? ठीक है। अब एक पार्ट है आपका बेसिक टीचिंग टूल। अगर आप मदान की बुक में देखोगे पेज नंबर पेज नंबर 1.9 में एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है, ये क्या है हमारे, ये बेसिक टूल है टीचिंग के। बेसिक टूल टीचिंग का मतलब कैसा हुआ कि आप बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाओगे। एक पेडागॉजी स्टेज होती है, एक एंड्रोगॉजी स्टेज होती है, और यूथ्रोगॉजी स्टेज होती है। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी बुक में दिया है 1.9 पेज पे, ठीक है। आप देखो कि बेसिक बेसिक टीचिंग टूल दिख गया आपको। यस मैम। अब पेडागॉजी कौन सी स्टेज होती है, पेडागॉजी में क्या होता है कि जहाँ पे हम बच्चों को डील करते हैं। पेडागॉजी, इसको याद करने का तरीका जो होता है, जो पेडागॉजी की जो स्टेज होती है वो आपके रिलेटेड किससे होती है, किससे रिलेटेड होती है, टीचर सेंटर। टीचर सेंटर होती है। क्यों टीचर सेंटर होती है, बिकॉज दिस स्टेज इज एसोसिएटेड विथ योर स्मॉल किड्स। हम देखते हैं ना क्या कहते हैं, हम बच्चों के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। और अडल्ट के डॉक्टर्स को तो पीडियाट्रिक नहीं बोलते हैं। जब तक बच्चा 17-18 ईयर्स का हो जाता है वो बच्चा ही कहलाता है, माइनर स्टेज में होता है, ठीक है। तो उनकी उनके डॉक्टर्स को जो हैंडल करते हैं, उन पेशेंट्स को जो हैंडल करते हैं, उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक से आपका पेडागॉगी बन गई, ठीक है। पेडागॉगी इज एसोसिएटेड विथ योर स्मॉल किड्स। अब आप ये याद करो कि अथॉरिटेटिव में क्या था, आप सब कुछ प्लानिंग खुद कर रहे थे, मटेरियल आप डिसाइड कर रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ाई का आप डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर था, सेम आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन एंड्रोगॉगी क्या हो गई अब यहाँ से एंड्रोगॉगी को आप कनेक्ट कर सकते हो यूएलटी के साथ। यूएलटी में क्या था आपका, यूएलटी में क्या था,
लर्नर सेंटर था। लर्नर सेंटर था। नहीं, लर्नर सेंटर तो प्रॉपर नहीं था, बस हाँ उसमें मैम क्या था। स्टूडेंट सेंट्रिक उसके हिसाब से टीचर का भी योगदान था वो। हम्म, काफी मैंने लेकिन इस स्टेज में क्या होता कि उसकी चीज, अब आप लोग क्या हो, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच चुके हो। हाँ चीजों को याद करना, मगिंग करना, नोट्स बनाना, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो एंड्रोगॉगी इज एसोसिएटेड विद एडल्ट। अब एडल्ट में क्या होता है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे, चीजों को करने का वो खुद करेगा। ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। चेंज कैसे होगी, क्योंकि आपको अगर कोई काम दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग आपको काम दिया जाए, तो आपका मेंटल इतना, इंटेलेक्चुअल इतना डेवलप हो चुका है कि आप उस काम को कर सकते हो। ठीक है। तो जो जो चीजें आपकी यूएलटी में हो गई, वो चीजें आपकी किस में आ गई, एंड्रोगॉगी में आ गई। ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। ठीक है। अब एक आपकी आती है हिट्रोगॉगी स्टेज। हिट्रोगॉगी स्टेज क्या होती है? आरएलटी। हिट्रोगो हाँ, आरएलटी मैम। नहीं, हिट्रोगॉगी स्टेज आरएलटी में भी देखो क्या होता है कि एक हिट्रोगॉगी स्टेज को इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि वो आपकी सेल्फ डिटरमाइंडेड लर्निंग है। मतलब कि इस लर्निंग के लिए, इस स्टेज में लर्निंग के लिए आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। जैसे सपोज करो कि आप लोगों ने मास्टर्स कर लिया है एंड यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन वन प्रोजेक्ट, and if your colleague your colleague or your friend is in also office, आपका पैकेज उसके पैकेज से हाई है, ठीक है, या फिर उसने आपको कभी बताया कि आपका पैकेज जो है बहुत हाई है, एंड यू ऑल्सो वांट टू रीच दैट लेवल। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने चीजों को एनहांस करने के लिए, अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए आप चीजों को लर्न करोगे किसके बेस पे, अपने डिसाइडेड बेस पे। आप खुद नेट पे जाओगे, लोगों से सर्च करोगे, लोगों से बातें करोगे, तब जाके। जैसे आप इंटर्नशिप करते हो, बाई चांस इंटर्नशिप क्यों करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके स्किल में इंप्रूवमेंट करेगा। लोग मूक से कोर्सेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपके स्किल्स में, आपके प्रमोशन में, आपकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट डालेगा, आपकी सीवी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो हिट्रोगॉगी इज एसोसिएटेड योर सेल्फ डिटरमाइंडेड लर्निंग। समझ गए? सेल्फ डिटरमाइंडेड लर्निंग। तो इसको हम कहते हैं कि जो पेडागॉगी स्टेज है वो एंगेजमेंट स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में हम एमएलटी लेवल लेके के आते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रट्टाफिकेशन करो। दो स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन आपका ए बनता है, उसको रटो। दो स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक स्लीपिंग लाइन आपकी एच बनता है, उसको रटो। थ्री बना के ए बनता है। जब बच्चे को थ्री आ समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं थ्री बना करके स्लीपिंग लाइन कर दो। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि पेडागॉगी स्टेज क्या है आपकी, एंगेजमेंट स्टेज है। देन एंड्रोगॉगी स्टेज क्या हो गई कि जो एंगेजमेंट स्टेज में आपने रेक्टाफिकेशन किया, अब उसका कल्टीवेशन हो रहा है। आपने पेडागॉजी स्टेज में क्या किया, अपने एक फार्मिंग में, फार्म हाउस है या फार्मिंग लैंड है, वहां पे आपने बीजों को बोया। अब वो बीज जो है वो फल के रूप में या पौधे के रूप में बाहर आ रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई, एंड्रोगॉगी स्टेज हो। और हिट्रोगॉगी स्टेज क्या हो गई कि जब वो फल उगाया तो आपको रियलाइज हुआ कि शायद मैं इस फल में कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करूं, तो हमारा जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो आपकी कौन सी हो गई, हिट्रोगॉगी स्टेज, जहाँ पे आप रियलाइजेशन करते हो। ठीक है। समझ आया ये पॉइंट? नाउ ठीक है, 5 मिनट्स पॉइंट एंड क्विकली गो थ्रू द बेसिक टीचिंग टूल आपके मदान से। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। ठीक है, ठीक 5 मिनट्स। कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर बताओ मेरे को।
मैम वन डन थिंग, डन। यस मैम, मैम एक चीज है हम्म, कि इसमें दिया है पेडागोगी में पैसिव हम्म, रिसेप्शन इन लर्निंग, और उसमें दिया है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। हाँ, तो इसमें क्या है, आपकी जो लर्निंग है वो पैसिव है ना, हम जितना बोलेंगे उतना ही तो रटोगे आप। उसमें क्या है, आपने जो रट्टाफिकेशन कर लिया, आप अपने हिसाब से चीजें बोल रहे हो, एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगी या स्कूल से कोई काम मिलता है 5th क्लास के या 8th क्लास के बच्चे को, तो करता है कि नहीं करता है वो। और घर पे अगर 1st क्लास के बच्चे को कोई काम मिलेगा नर्सरी और केजी का, तो मम्मी या पापा उसकी किताबें खोलेंगे और उसको काम कराएंगी, ओके, है ना। यस मैम। सही है नहीं सही है निवेदिता? यस मैम। हाँ? और बाकी समझ आया? हम्म, चले आगे। यस मैम। चलो, आज का नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, इसमें वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारी दो लोगों ने थ्योरी दी गई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, कैसे आप इसको एसोसिएट करोगे अपने एजुकेशन के साथ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो तरीके से हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देना है। मतलब वो बताता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इंस्ट्रक्शंस को कैसे देना है ताकि हमारी लर्निंग आउटकम ज्यादा अच्छा आए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए दो लोगों ने थ्योरी दी है, एक दी है ब्लूम्स ने दी है और एक दी है गैग्ने एंड ब्रिग्स ने, ठीक है। ब्लूम्स की थ्योरी को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, मैम टेक्सोनॉमी का क्या, वो नामकरण करते हैं। हाँ डिवीजन करते हैं, ठीक है, हाँ। नामकरण डिवीजन। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो आई थी वो आपकी 1956 में आई थी, और इसने क्या किया था, अपनी अपनी टेक्सोनॉमी अपने आइडियाज को देने के लिए इसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव, एक साइकोमोटर, ठीक है। वो कह रहा है कि एक बच्चा जो होता है ना, इस लेवल से इस तरीके से चीजों को लर्न करता है, ठीक है। चूंकि ये 3 है तो इसको 3 हिरार्किकल मॉडल क्यों कहा गया है, क्योंकि कॉग्निटिव जो है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपकी बुद्धिमत्ता से, यानी वो किससे रिलेटेड हो गया, आपके हेड से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका एच हो गया। अब इफेक्टिवनेस यानी आपका किससे एसोसिएट होता है, आपके इमोशन से। और इमोशन का जो प्रभाव होता है, टूट पड़ना होता है, किसके थ्रू होता है, दिल को चोट लग गई, ठीक है। तो ये हार्ट आपका किससे आ गया, अगेन एच से आ गया। और साइको मोटर क्या होता है, साइको आपका माइंड हो गया, मोटर क्या हो गया, आपका हैंड हो गया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, साइको प्लस मोटर। साइको मतलब आप माइंड से काम कर रहे हो, मोटर से मतलब आप हैंड से काम कर रहे हो। अगर आप बाइक चला रहे हो तो क्या सिर्फ आपके हाथ का काम हो रहा है, इफ यू आर ड्राइविंग, while ड्राइविंग only your hand is working, your mental is also simultaneously working ना। तो वो किससे इसको एसोसिएट कर दिया गया, इसको आपको हैंड से एसोसिएट कर दिया गया। दैट इज वाई दिस थ्योरी, दिस टेक्सोनॉमी इज नोन एज 3 हिरार्किकल मॉडल, 3H हिरार्किकल मॉडल। अब ये 3H कैसे आया पता चल गया, 1 इज योर हार्ट, हेड, 1 इज योर हार्ट एंड 1 इज योर हैंड, समझ आया, ठीक है। देन इसमें इसने क्या क्या कवर किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अब हम कॉग्निटिव पढ़ते हैं। कॉग्निटिव हमको जैसे नाम ही बताता है कि कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या किससे एसोसिएट होता है? फिर नॉलेज से। तो ये जो डोमेन है वो किससे बेस्ड है? नॉलेज बेस्ड है। और इस नॉलेज, इसके थ्रू क्या होता है? नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसके थ्रू क्या होता है? आपका नॉलेज और डेवलपमेंट होता है किसका? इंटेलेक्चुअल स्किल्स का। और ये रिलेटेड होता है मेंटल थिंकिंग प्रोसेस से। और ये मेंटल थिंकिंग जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर इसको एसोसिएट करने के लिए इसने अपनी कॉग्निटिव लेवल को बताया है कि 6 तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। वो 6 तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको इधर से डायग्राम बताती हूँ, दिखाती हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, ये इसने 6 तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी दी। एक नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन। ये किसकी है? ये हमारे कॉग्निटिव लेवल की 6 कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि जब आप चीजों को आगे करते हो तो ये 6 पड़ाव से आप पार होते हो। अब नॉलेज का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसको कैसे रिकॉल करना। आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, लेकिन उस पढ़ाई का क्या मतलब है अगर आप उस एग्जाम में उसको रिकॉल ना कर पाए तो नॉलेज का मतलब कि एबिलिटी टू रिकॉल। जैसे कई कई लगता है इसकी मेमोरी पावर ठीक नहीं है, ये भूल जाता है जल्दी, शंख पुष्पी पिलाओ इसको, ब्रह्म रसायन दो इसको, वो क्या हो गया। तो वही कह रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल स्किल को डेवलप करने के लिए आपकी ये कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं कि नॉलेज का मतलब होता है कि आप में कितनी एबिलिटी है चीजों को रिकॉल करने की। कई कई देखोगे आप तुरंत सुनते हैं और उनको तुरंत याद हो जाता है। देर आर फ्यू जिनको कि सिर्फ लेक्चर सुन के पढ़ना अच्छा लगता है। देर आर फ्यू जिनको कि आपको देख के अच्छा लगता है, तो देख के समझ में ज्यादा आता है। तो वो उनकी क्या है? वो उनकी एबिलिटी है चीजों को, डेटा को रिकॉल करने की। ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। अब आपको मान लो आपको कोई चीज समझाइए, जैसे अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझा रहे हैं, तो आप उस टीचिंग एप्टीट्यूड को उसी तरीके से समझो जिस तरीके से उस कंटेंट को समझाया जा रहा है। वो एबिलिटी भी एक एबिलिटी होती है। क्योंकि देखो कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी बड़ा एक आर्ग्यूमेंट स्टेज आ जाती है कि नहीं मैम, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, होने को तो हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी मीनिंग क्या आती है, उसके उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को आपको कॉम्प्रिहेंशन कहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके जो 3rd यूनिट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज देती है एनटीए। वो क्या करती है? जो भी पैराग्राफ दिए उसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करती है, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के बेस पे वो चेक करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ठीक है। देन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है? अप्लाई टू यूटिलाइज एंड यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। आपको नॉलेज है, भाई आग लगती है तो या तो पानी डालो, पानी अवेलेबल नहीं तो कंबल से लपेटो, कंबल से लपेटो नहीं तो अपने आप को ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट करो कि कभी आग के इफेक्ट से कोई चीज गिरती है तो आप पे हार्म ना हो। ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने आपको कल अर्थक्वेक का भी दिया था। लेकिन अगर सपोज करो ये आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कभी कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई। कभी होता है कि भाई हमें नहीं पता था ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे कैसे कैसे हो गया। जैसे एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि एवरी डे बिफोर सेंडिंग टू माय किड्स इन स्कूल आई हैव चेक द मैसेज। जनरली मतलब कम मैं मैसेज चेक करती हूँ मैं, क्योंकि उनके जाने के बाद चेक करती हूँ। उस दिन मैंने एक क्लास ली, 6 to 7 तक क्लास ली, एंड देन 7 o'clock पे मैंने बच्चों बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी कर दिया। और वो 6:15 पे वो मैसेज आ चुका था कि बिकॉज ऑफ द रेन देर इज अ रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट इन स्कूल, बच्चों की छुट्टी है। मैंने बच्चों को रेडी करके भेज दिया, और लेट हो रहा था तो बड़े वाले को मैं ड्रॉप करने गई, छोटे वाले को हस्बैंड ड्रॉप करने गए, तो वहां से वो फोन करें स्कूल की तो छुट्टी है। तो ये क्या हुआ? दिस इज द सिचुएशन। ठीक है। अब मान लो आप जा रहे हो और अचानक से पानी भर गया, तो आपके पास जो भी वो नॉलेज है उस नॉलेज को आप नई सिचुएशन में कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज योर एप्लीकेशन। ठीक है। आप सब कुछ पढ़ोगे, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन आप उस नॉलेज के गेन पे आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज योर एबिलिटी, दैट इज योर एप्लीकेबिलिटी। देन एनालिसिस में क्या करना था? ब्रेक डाउन ए कम्युनिकेशन इनटू कंस्टिट्यूएंट आर्ट्स इन सच ए मैनर दैट रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। अब एनालाइज करने में क्या करते हैं? आप चीजों को तोड़ते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक टीचिंग यूनिट को समझने के लिए उसको छोटे 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 पार्ट में तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। अब एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? अब सिंथेसाइज करेंगे कि भाई हमने टीचिंग में क्या क्या पढ़ा।
जो पार्ट को तोड़ तोड़ के हमने चीजों को समझा था उसको अब हम कंबाइन करेंगे, वो आपका आगे एनालिसिस सिंथेसिस स्टेज। और ये क्या है, एंटोनॉमी है एनालिसिस की। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, एबिलिटी टू कम अप जजमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको नॉलेज मिला, आपने कॉम्प्रिहेंशन किया, आप अभी नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस अंडरस्टैंडिंग को आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। एंड देन जब आप एग्जाम से बाहर आओगे तो आप एनालाइज करोगे, अच्छा इसका तो ये भी हो सकता था, इसका ये भी हो सकता था। जब आप एग्जाम में आपने क्रॉस चेक किया, अच्छा ये तो मेरा सही था, वो आपका हो गया इवैल्यूएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉग्निटिव लेवल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही थी, 6 आ रही थी। कौन कौन सी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म करो तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, K2, ये KC, A2, दैट इज अप टू यू, SE, ठीक है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थी 1956 में आई थी। अब आप देखोगे हर एक चीज में नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है वो पॉजिटिविज्म से पोस्ट पॉजिटिविज्म में जा रही है। तो ऐसे आपकी स्टडीज में भी हो रहा है कि एक चीज दे दी गई, उसके आगे हमें आगे काम करना है। तो एंडरसन, फिर इसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बाद कौन है, एंडरसन जी आए 2002 में। बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं काम करेगी, ऐसे ऐसे काम करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ नाउन का काम किया, इसको अब क्रिया के फॉर्म में लेके आया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक लाना, उसको एप्लीकेबिलिटी में लाना। तो इसने कहा कि नहीं, इसकी क्लासिफिकेशन को ऐसे करते हैं कि रिमेम्बर की जगह प्रश्न, सॉरी नॉलेज की जगह पे रिमेम्बर दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन की जगह पे अंडरस्टैंडिंग दे दिया, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाई कर दिया, एनालिसिस की जगह पे एनालाइज दे दिया, और इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया। तो इवैल्यूएशन को वो नीचे लेके आया और सिंथेसिस की जगह पे उसने क्रिएट कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ खुराफात करनी थी, तभी तो उसका मॉडल आना था, ठीक है। आप कुछ तो डिफरेंट करोगे तभी तो आप कह पाओगे ना कि हाँ हमने ये डिफरेंट किया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसमें डिफरेंस सिर्फ आपके नाम का है। नॉलेज में मैंने आपको क्या बताया था, एबिलिटी टू रिकॉल योर डेटा। तो रिकॉल का मतलब आपकी क्या होगी, चीजों को याद करना। कॉम्प्रिहेंशन में क्या था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड आ गया। अब उसने एप्लीकेशन मतलब आपने अप्लाई किया, और एप्लीकेशन इज द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड। एनालाइज किया कि आपने चीजों को पहले तोड़ तोड़ के समझा। तो इसने एनालिसिस कर दिया, इसने एनालाइज की स्पेलिंग चेंज कर दी। एंड ये कह रहा है कि नहीं, एनालाइज करने के बाद हम डायरेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, और तब जाके हम देखेंगे कि हमने नई चीज क्रिएट की, ढंग की नहीं की। लेकिन इसने एंडरसन ने, ब्लूम्स ने कहा क्या कि नहीं, पहले हम सिंथेसाइज करेंगे और फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो इसमें सिर्फ यही मेजर एक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 2002 में किसने दिया, एंडरसन ने दिया। और जब आप इस चीज को समझते हो ना, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो हाईएस्ट लेवल है आपकी थिंकिंग स्किल का, वो आपका ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे आएगा। आप ये मत समझना कि नीचे जो पिरामिड का है वो आपका ज्यादा स्पेस ले रहा है। जैसे आपके साइंस में है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स होते हैं, और फिर धीरे धीरे जाते जाते आपकी ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ऊपर जो होता है एक ही एनिमल बचता है बड़ा सा, जैसे लॉयन बचा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको इकोसिस्टम का दिया ऐसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थिंकिंग स्किल के हिसाब से द मोर यू गो अपवर्ड, यू विल बी इन द हायर थिंकिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर वो ये कहता है कि हायर थिंकिंग ऑर्डर कौन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल का, तो ये आपका इवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। और ये लोएस्ट लेवल पे आएंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं। अब सेम हमारा क्या है, अब इसका सेकंड मॉडल क्या था, सेकंड डोमेन क्या था हमारा, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये किससे रिलेटेड हो रहा है, ये आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी आपकी इमोशन से रिलेटेड होता है। आप कभी कभी देखते हो कई लोग कई चीजें इमोशनली भी चीजें लर्न करते हैं। हम इमोशंस कहाँ से सीखते हैं, गुस्सा, प्यार, डांट फटकार कहाँ से सीखते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति कहाँ से सीखते मन से, दिल से। हैं, बस हम घर से सीखते हैं। आप देखो कि जिसके घर में इसके पेरेंट्स ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बच्चा वो वैसे ही सीखेगा। उस बच्चे को पता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, फिर स्टिल पर क्योंकि उसकी हैबिट में वो इनकलकेट हो गया, वो वही करेगा, दो ही नोस कि सामने वाला मेरे साथ ब्लफिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो ये यही कह रहा है कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो किससे एसोसिएटेड है, इट्स बेस्ड ऑन योर थॉट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल मेंटल फंक्शन।
आप किस चीज को कैसे देख रहे हो। मान लो कभी कभी ऐसा, जैसे मेरी हैबिट में आपको बताती हूँ, जैसे कभी भी आप कहीं पे भी किसी चीज के लिए बार्गेनिंग वगैरह करने जाते हो ना, तो अगर मुझे कोई ये बोले ना 5 मिनट, अगर मान लो 1-2 मिनट ट्रैफिक हो तो कोई झगड़ा टाइप का करने लग जाए और नहीं पैसे बढ़ा दो ये वो, तो मेरा एक सीधा सा एक फंडा होता है कि बिफोर स्टार्टिंग अवर ट्रैवल, इफ वी फिक्स द थिंग इन दैट अमाउंट, यू शुड बी स्टिक टू ओवर देयर। ठीक है, ये मेरी खुद की हैबिट है कि जब मुझे लगता है कि कभी कहीं पे ज्यादा देर हो गई तो मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दे देती हूँ। ये मेरी खुद की हैबिट है। बट अगर उसके पहले कोई ज्यादा चिक चिक कर लेता है ना, तो फिर मुझे लगता है नहीं, अब नहीं दूंगी मैं। तो दिस इज माई हैबिट, मतलब दिस इज माई हैबिट। आई यूज टू गो इन टेम्पल्स वेयर, जनरली मेरे को थोड़ा सा, वो सब लोग करते हैं अपनी लाइफ में, कभी ना कहीं डोनेशन चलता रहता है। बट दिस इज माई हैबिट। एंड अब जो मैं करूंगी वो मेरे, वो इनकलकेशन किस में आएगा, मेरे बच्चों में आएगा, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। उनको कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वाला पार्ट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देखा है, वो चीजें कैसे लर्न की, इफेक्टिव डोमेन से, अपने हार्ट से, अपने थॉट प्रोसेस से उन्होंने घर के माहौल से चीजों को लर्न किया। ठीक है, तो लर्निंग सिर्फ आपकी कॉग्निटिव लेवल से नहीं होती है। one can learn attitude, behavior, physical skills. The affective domain involves feeling, emotion and attitude. ठीक है, अब मान लो मुझे मुझे अगर आदत है कि हमारे घर में कोई भी हेल्पर आए उसको डांट के फटकार के बात करना, डेफिनेटली मेरे बच्चे वही सीखेंगे, डेफिनेटली। ठीक है, अगर मैं जैसे बीइंग ए योगा टीचर, ठीक है, जैसे मेरी अपनी स्किल्स हैं एंड आई यूज टू टीच सो मेनी स्टूडेंट्स और लेडीज, जिनको भी कह सकते हो आप। अब मेरे बच्चों में वो इनकलकेट आएगा ही आएगा, किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं वो आएगा। वो छोटे वाले में वो चीजें आती हैं। मम्मा आप मुझे क्यों नहीं योगा कराते हो रोज? ही यूज टू से द सेम थिंग एवरी डे, स्पेशली ऑन संडेज व्हेन ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। व्हेन आई डिड योगा फॉर माय सेल्फ, ही सेड मुझे क्यों नहीं कराते हो? एंड स्टार्टेड व्हेनेवर ही वेक अप, मैं अगर वो मुझे देखता है योगा करते हुए तो वो मेरे पास आ जाता है एंड विदाउट ब्रशिंग वो करना शुरू कर देता है। तो ये क्या चीजें होती है, आप इफेक्टिव डोमेन में क्या कर रहे हो, सिर्फ आपका मेंटल नहीं डेवलप हो रहा है, आप एटीट्यूड को भी लर्न कर रहे हो, बिहेवियर को भी लर्न कर रहे हो, फिजिकल स्किल्स को भी लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड से डेवलप है। इट इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील with things emotionally such as feeling, values, appreciation, enthusiasm, motivation and attitudes. ठीक है, ये समझ आ गया। इसके अंदर 5 कैटेगरी सब डोमेन इंक्लूड करिए। कौन कौन सा? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएटिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब रिसीविंग का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू लिसन। ठीक है, सपोज करो कि निवेदिता को कुछ बताना है शिवानी को, बट शिवानी सुनना ही नहीं चाहती, शिवानी सुनना ही नहीं चाहती, तो उसकी विलिंगनेस तो है ही नहीं लिसन की। तो इसका मतलब दैट डोमेन इज नहीं है उसमें। होता ना कई बार, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई बात, लेकिन फिर सडनली क्या हुआ कि आपने कहा कि चलो मैं सुन लेती हूँ, तो आप अब सुनने के लिए अगर राजी हो गए तो इट मीन्स यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। विलिंग टू पार्टिसिपेट मीन्स यू आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड और विलिंग टू बी इन्वॉल्व। जैसे अब किसी ने बताया यार उसने ना मेरे साथ ऐसे किया, या इसने ना मुझे ऐसे बोला, तो आपने क्या किया, अब उसमें आप वैल्यूएशन डालोगे कि आप कहोगे नहीं, देखते हैं, मैं करती हूँ कुछ, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वो क्या हो गया, आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया। अभी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है, बट यू आर शोइंग योर विलिंगनेस। दैट विलिंगनेस टू इन्वॉल्वमेंट इज योर वैल्यूएटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन में, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। फिर अब आप क्या करोगे, ऐसा करते हैं, तुमको सिर दर्द हो रहा है, तुम ये दवाई ले लो, ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उसको एक आइडिया दिया। अगर if you're not feeling comfortable, take a rest. If you don't have that thing, you can borrow from me. है ना, इस तरीके से हम करते हैं ना। जो कभी कभी होता है हम कैंटीन में गए, यार आज तुम पैसे लाना भूल गए, मैं वॉलेट कर दूँ, कोई बात नहीं, आज मैं कर लेती हूँ, कल तुम खर्च कर दो। तो व्हाट इज दिस, दैट यू हैव गिवन एन आइडिया। तो वो आइडिया भी आपने क्यों दिया? बिकॉज आप विलिंगनेस थी। आप किसी थर्ड पर्सन को बोल दो मैं आज तुम्हारे पैसे दे देती हूँ खाने के, कतई नहीं दोगे। दोगे? बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स में दोगे जब आपको लगेगा कि पर्सन इज वेरी विलिंग एंड ही रियली वांट्स एटलीस्ट फूड एंड ब्रेड, खाने की तो हेल्प कर ही देनी चाहिए सामने वाले को, जब आपको लगे कि भाई बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उसकी। तो आप पैसे मत दो, लेकिन उसको खाने को जरूर दे दो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो विलिंगनेस ही तो है, आप किसी को आइडिया भी दे रहे हो।
अब मान लो 4 लोग खड़े हैं, अब आप वो बार बार कह रही है अच्छा भैया आप मेरा नाश्ता मत देना, मैं आज पैसे लाना भूल गई हूँ। अब आप विलिंग ही नहीं हो तो आप उसके पैसे दोगे ही नहीं ना, ठीक है, नहीं दोगे ना, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। देन कैरेक्टराइजेशन की विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर वे ऑफ लाइफ। अब आपने क्या किया, कोई भी किसी चीज को, अब इससे क्या हुआ, अब मान लो शिवानी ने निवेदिता के पैसे दे दिए, अब निवेदिता में क्या हुआ, एक चेंज हो गया उसकी बिहेवियर में, नहीं शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, वैसे तो वो है बट स्टिल नाउ आफ्टर दैट शी इज अ वेरी गुड गर्ल। तो क्या हुआ कि वंस बिहेवियर एंड वे ऑफ लाइफ, फिर जब जब शिवानी को किसी चीज की हेल्प होगी तो निवेदिता विल कम एंड डेफिनेटली शी विल कम। तो क्या हो गया, वो आपने विलिंगनेस लाई अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो सब लोग पहले कभी कहते होंगे निवेदिता बड़ी खड़ूस लड़की है, वो किसी की हेल्प नहीं करती है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज इन बिहेवियर विद शिवानी आपका विलिंगनेस आई कि नहीं मुझे चेंज करना है अपने बिहेवियर में। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया बच्चों, तो सीरियसली मत लेना, है ना, शायद ऐसे आपको जल्दी समझ आए चीजें, ठीक है। तो अब इसको यस याद मैम, कर, है ना, समझ आ रही है ना। यस मैम। अब इसका जो याद करने का तरीका है ये R2VOC, ठीक है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग का मतलब विलिंगनेस टू लिसन, जब लिसन करिए तो हमने क्या किया, पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग करी। फिर इसके बाद क्या किया, उसके आइडिया, उसमें इन्वॉल्वमेंट किया, इन्वॉल्वमेंट के बाद हमने उसको आइडिया दिया और आइडिया के बाद हमने अगर उसकी कोई चीज अच्छी लगी तो हमने अपने लाइफ अपने बिहेवियर में चेंज किया, ठीक है। ये सब चीजें आपने लर्न करी, किससे लर्न करी, अपने हार्ट के थ्रू करी ना, मेंटल के थ्रू थोड़ी करी, मेंटल के थ्रू थोड़ी करी, आपने बाय हार्ट ही तो करी, इमोशन में आके तो करी, ठीक है। चले आगे। अब इसका थर्ड है जो मैंने आपको बताया था, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, साइको प्लस मोटर, ठीक है। ये साइको एक और ये मोटर एक, मोटर मतलब हैंड के थ्रू काम करना, साइको मतलब दिमाग से काम करना। इसमें आपका दोनों दिमाग और हाथ मतलब एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, किसके साथ, आपका माइंड और आपकी बॉडी का एक साथ। तो मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ द टेक्निकल स्किल, और इसमें कौन कौन से डोमेन इंक्लूड है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है, इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन बाय स्किल पर्सन एंड लर्नर्स ट्राई टू लर्न, ठीक है। अब जैसे सपोज करो किसी को डांस सीखना है, ठीक है, डांस सीखना है तो डांस आपको हाथ पकड़ के थोड़ी सिखाता है कोई, एक डांसर एक कोरियोग्राफर आपके पास आता है तो आप वो एक स्किल पर्सन है, वो जैसे से अपने हैंड्स का मूवमेंट करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, आप उसी गाने पे वैसे ही पैरों का ताल और हाथों का ताल बनाओगे। तो इमिटेशन का मतलब क्या होता है, आप उसको इमिटेट कर रहे हो, whatever the skill is shown by the skilled person or whatever you want to learn any demonstration। जैसे आप लैब में थे, जब दो केमिकल एड ऑन करके एक नया केमिकल बनना है तो वो कभी ना कभी किसी ने तो आपको बताया होगा ना, तो वो क्या था उस टाइम पे, वो आपका स्किल पर्सन थे, आप उनके डिमोन्स्ट्रेशन से आप यू आर ट्राइंग टू लर्न द थिंग, दैट इज योर इमिटेट, मतलब अपने पास इमिटेट करना रखना, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया, मैनिपुलेशन किया, लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स वट एवर द नॉलेज यू गेन। अब सपोज करो मैं डांस का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको उसने स्टेप सिखाया, ठीक है, और उस स्टेप में आपने एक नए गाने पे अपने आप ट्राई किया, उस स्टेप्स को तो आपने किया ही किया, साथ में सडनली एक बार हैंड का मूवमेंट अलग तरीके से ऐसे हो गया, आपने उसको भी एड ऑन कर लिया। तो व्हाट यू डिड, यू मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स, लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स। आपने एक चीज लर्न करी, ठीक है, उसके बाद आपने उसको मैनिपुलेट किया। देन प्रिसिशन, एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस विद प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपको वो स्किल, वो पार्ट, वो एक्शन स्टेप आपको अच्छा लगने लगा, तो आपने क्या किया, बार बार उसकी प्रैक्टिस करी, जितना आपने प्रैक्टिस करी उसमें आपकी परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी आना शुरू हो गई, ठीक है। आप बार बार किसी चीज का टेस्ट दोगे, बार बार एक यूनिट पढ़ोगे, आपको पहली बार हो सकता है यूनिट समझ में आए, दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, द मोर यू गो टू द स्टडी द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये आपका प्रिसिशन हो गया।
ठीक है। देन आर्टिकुलेशन में क्या हुआ, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। इस स्टेज में आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया, एक्यूरेसी लाने की कोशिश की, और एक टाइम ऐसा आया कि आपने इतनी प्रैक्टिस करी कि जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। यस वी डिड इट, होता ना, अरे वाह मैंने कर लिया। ठीक है। Then naturalization में क्या हुआ, skill is internalized and learner is able to adapt, modify and design new techniques, method and procedure according to the requirement of the situation. इसको बेस्ट मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आज आप आज आप बैचलर लाइफ में हो सकता है आप लोगों में से ज्यादा लोगों को खाना ना बनाना पड़ता हो या बनाते भी हो। ठीक है। अब आपको लगता है कि आप सबको मम्मी ने खड़े होकर के एक सब्जी छोकना सिखाई है? नहीं नहीं। सिखाई है, नहीं सिखाई ना। तो नहीं। आप अपने वेरिएशन से, अपने टेस्ट के हिसाब से चीजें चेंज करते हो। यस हाँ? मैम। So whatever skill you have learned, what you are doing according to the situation, you are modifying or you are designing the things according to the situation. That is your naturalization. आप एक चीज में परफेक्ट हो गए। आप जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैंने भी वैसे ही पढ़ा है, बट कहीं ना कहीं से मैंने स्किल ली, चीजें करी, एंड देन आई हैव चेंज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू माय, वो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू माय ट्रेड्स वट एवर आई हैव। मेरा एग्जाम्पल देने का तरीका कुछ और है, किसी और का कुछ होगा, पर कहीं ना कहीं से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करे, एंड देन आई एम टीचिंग यू अपने एग्जाम्पल्स दे करके। ठीक है। तो दैट इज योर नेचुरलाइजेशन। तो इसको याद करने का तरीका है आई एम पैन, आई एम पैन। ठीक है। रेस्ट यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है। जैसे मैंने आपको इसने बताया था कॉग्निटिव डोमेन में कि इवैल्यूएशन विल बी योर हाईएस्ट लर्निंग स्किल, सेम आपका अफेक्टिव डोमेन में भी योर हाईएस्ट क्या रहेगी आपकी, योर हाईएस्ट विल बी कैरेक्टराइजेशन। नीचे से ऊपर जाएंगे हम। ठीक है। जब पिरामिडिकली बनेगा ना, तो यहाँ पे पिरामिडिकली आपका रिसीविंग आएगा। ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्डिंग आएगा, यहाँ पे आपका वैल्यूएटिंग आएगा, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा, और ये दोनों मिला करके आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन विल बी ऑन द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। ठीक है। एंड सेम आपका जो साइकोमोटर का है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ये दोनों मिला के आपको नेचुरलाइजेशन। ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन विल बी ऑन हाईएस्ट ऑर्डर, इमिटेशन विल बी द लोएस्ट ऑर्डर। ठीक है। थिंकिंग के केस में ऐसे ही जाएगा, दो पिरामिड हमारा ऐसे बनता है। ठीक है। इकोसिस्टम वगैरह में हम कहते हैं कि जो ये ऊपर वाला एरिया है ये ज्यादा पावरफुल है ना, लेकिन हम अगर बायो उसके हिसाब से देखें, नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज बड़ी कम होती है। ठीक है ना। तो उसके बेस पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको, आपको पावरफुल चीजों पे कैलकुलेट करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम। नहीं। चले आगे चले। मैं एक में पानी तो क्या गला सूख गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, जब तक मैं पानी पी के आ रही हूँ आप इसको पढ़ो, बुक से पढ़ो, यूटिलाइज योर टाइम। ये वाला निवेदिता को नींद आने लगी।
पढ़ा बच्चों? वैसे आप समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम कहाँ पे आते हैं? अब हम आते हैं जो दूसरा वाला जो मॉडल था, दूसरा मॉडल कौन सा था? गैगनियर डिक्स का। ठीक है, गैगनियर डिक्स का भी कौन सा मॉडल था? सेम था। किस पे था? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में, कि हमारा हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दें, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए ताकि हमारी लर्निंग और बेटर बन सके। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसने क्या क्या इंक्लूड किया है? एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। अब इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या बोलती है? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद द एनवायरमेंट। ठीक है, एंड दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका इंटेलेक्चुअल स्किल अच्छा है तो आप क्या करोगे? एनवायरमेंट में जैसी सिचुएशन से आप उसके साथ हैंडल कर लोगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि दो लोगों के बीच में बहुत हाथापाई हो रही है, तो क्या आप भी जाके मार दोगे उसको? नहीं मारोगे। आप क्या करोगे? वहां पे जाके चीजों को सुलह कराओगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज योर इंटेलेक्चुअल स्किल इज दैट कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का साइको मतलब इस साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ही ऐसा है कि जिसको खून खराब हो, लड़ाई अच्छी है, तो उसका इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है? कि जहां लड़ाई हो, दो चार हाथ मार के अपने हाथ साफ कर लिए जाए। ठीक है, तो वो वही करेगा। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या करते हो आप? इन कॉन्सेप्ट, लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के चीजों के साथ आप डील करते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप है। सेकंड क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। अब कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज क्या हो गई? ये यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज क्या कर रहा है? एक्सटर्नल के फॉर्म में डील कर लिया गया है, और यहाँ पे जो कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज को वो इंटरनल प्रोसेस में डील कर दिया गया है। an internal process by which a learner control his or her own way of thinking and learning, like engaging in self-testing to determine how much study is needed. इंटेलेक्चुअली आपकी बुद्धिमत्ता है। जैसे कभी कभी नहीं होता यार, तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते। जो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो ना, वो तो आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल हो गई, लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते, दैट इज योर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इधर इंटरनली यू डोंट वांट टू डू द थिंग्स। ये आपको लगता है कि आप चीजें कर लोगे बस। मुझे ज्यादा, जैसे मेरा बड़ा बेटा बोलता है, मामा मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है, लेकिन जब मुझसे टेस्ट लेना और ओरली पूछना शुरू करती है तो उसकी हवाइयां गोल हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उस स्टेज में है कि मुझे, मैं उसको छोड़ नहीं सकती ऐसे। तो दैट इज देयर कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, में से हो गया। वन डे ही सेड कि जीके के पेपर में उनके कोई फैक्चुअल बेस्ड सिलेबस में था। सिलेबस में एक्चुअली मैम ने ऐसे मेंशन नहीं किया था, पर बुक के नीचे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, वो जीके में लिखे हुए थे। एंड आई टोल्ड हिम दैट कि आपने ये लर्न किया? ही सर मैम ये मम्मा ये नहीं आएंगे। तो उस दिन थोड़ी पिटाई भी हो गई थी, उसकी पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन वो आ गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू सॉल्व 3 to 5 क्वेश्चन, और सिर्फ जीके में उसके मार्क्स 38 है आउट ऑफ 50, बाकी सब में 45+, 45, 43 ऐसे। तो वो क्या होगी? हाँ मैं कर लूंगा, तो वो उसकी थिंकिंग थी, इंटरनल प्रोसेस था। तो यहाँ पे इसने इसको जो किया है कि एक इंटेलेक्चुअल स्किल होती है जो आपको पता है, आपकी बुद्धिमत्ता है, लेकिन एक कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होती है कि आप इंटरनली बाय विच ए लर्नर कंट्रोल हिज और ओन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अपनी तरीके से मूव करना। देन वर्बल इंफॉर्मेशन में इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। इसमें क्या होता है? ये क्या लाइन, आप इस लाइन से क्या समझ रहे हो? वर्बल इंफॉर्मेशन से पढ़ो। हम जो हमने नॉलेज ली वो हम कैसे मतलब हम्म, ताना। कैसे आगे चले? एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स, कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप आगे कैसे ट्रांसफर करो। कई लोगों को होता है ना कि मिर्च मसाला लगा देना, अरे यार वहां तो पता क्या, मतलब बताना है कि वहां पे कोई इंसिडेंट, पता है मैं वहां गई तो मैंने बहुत भीड़ देखी, तो मैं भीड़ से निकलते 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 उस निकलने में मैंने आधा घंटा लगा ही दिया। ठीक है,
तो वर्बल इंफॉर्मेशन की वॉट एवर, जैसे आप देखो कि सबसे बड़ा जो बातों का बढ़ाव चढ़ाव कौन करता है, न्यूज चैनल्स करते हैं। सोशल मीडिया। इवन उनकी हेडलाइंस भी इतनी मतलब इतनी अट्रैक्टिव होती है ना कि उसको अंदर खोलो तो पहले तो वो पूरा ब्यौरा देंगे, ब्यौरा देते जाएंगे और फिर जाके लास्ट की एक लाइन में उसका कंटेंट आएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? यस मैम। तो वर्बल इंफॉर्मेशन मीन्स इट refers to the ability to state knowledge that an individual acquires, कि जो उसके पास है वो कैसे आगे दे रहा है। Then motor skills, these are basically about motions carried out when the brain and nervous system and muscles work together. अब ये मोटर स्किल मतलब जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना क्या है, आपका दिमाग का भी काम है, आपकी मसल्स भी यूज होंगी और आपका ब्रेन भी यूज होगा, आपकी नर्वस सिस्टम भी यूज होगी। तो वो स्किल आपकी कैसी है, जैसे कभी कभी नहीं होता कि कई लोग हैंड को चीजों को होल्ड करते हैं और वो बैलेंस नहीं कर पाते, चीजें उनके हाथ से गिर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उनका जो मसल्स का जो और नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो वो स्किल उनमें नहीं है। ठीक है, तो ये उसको रिफर कर रहा है, एंड इट रिफर्स टू द बॉडीली मूवमेंट लाइक मसल्स, मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्टिंग ए शूट एंड, तो ये तो एग्जांपल मैंने दिया है। Then attitude, they refer to an internal state of which affect an individual choice of action towards some object, person and events. अभी एटीट्यूड किसी एक चीज को काम करने का आपका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दे, चूजिंग टू विजिट अ म्यूजियम। अब आपके फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं कि भाई म्यूजियम जाना है, चल रहे हो आप, ये पिक्चर देखने जा रहे हैं, चल रहे हो। जैसे मुझे अच्छे से याद है जब 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, ऑफलाइन बच्चों में कई बार बच्चे ऐसे रहते थे कि क्लास के बाद ना बंगला साहब चले जाते थे और वहीं से लंगर खा के आते थे। कई बार मुझे ऐसे बताया बाद में बच्चों ने कि मैम हम तो कभी कभी चले जाते हैं लंगर वगैरह, तो ग्रुप बना के चले जाते थे। ठीक है, तो वो उसमें से मान लो 2 लोग नहीं गए, तो वो उसका क्या है, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका इंटरनल स्टेट ऑफ है कि मुझे नहीं जाना, जाना और ना जाना वो उसकी चॉइस है। तो दैट इज योर देयर एटीट्यूड। तो इस तरीके से भी आप चीजों को लर्न करते हो। दीज आर द लर्न्स की, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें गैग्नी एंड ब्रिक्स ने कहा है कि ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से हम इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे तो चीजों को आप अपनी लर्निंग को अच्छा बना सकते हो। ठीक है, नॉलेज में क्या क्या, उसमें क्या क्या था कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या था, AC, A2, A2, SE, knowledge, comprehension, application, analysis, evaluation, synthesis and evaluation। वहीं एंडरसन ने क्या कह दिया, नॉलेज की जगह पे रिमेम्बर दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन की जगह पे अंडरस्टैंडिंग दे दिया, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाई दे दिया, एनालिसिस की जगह पे एनालाइज दे दिया, और नीचे आपका इवैल्यूएशन लेके आ गया और ऊपर क्रिएट लेके चला गया। ठीक है, ये मेरा कॉग्निटिव डोमेन था। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कौन सा, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या था, R2DOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचुरलाइज कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, फिर इसका क्या था हमारा साइकोमोटर का, IM PAN, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, वर्बल, मोटर एंड एटीट्यूड। ठीक है, अभी नाम वाम तो पूछता नहीं है लेकिन उसके नाम के कंटेंट को घुमा फिरा कर जरूर पूछता है, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो आगे मैम। चल, आगे चले। अब एक आता है टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर। इसमें वाकई नाक्यो कहता है कि इफ अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। कि अगर एक बच्चा चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो हमें उसको वैसे पढ़ाना है जैसे वो समझ पाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टीचिंग स्किल्स। कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कहेंगे बच्चे में प्रॉब्लम है, हम ये करेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसी को जैसे मैंने आपको बेसिक एक तो वो टूल बताया था बेसिक टूल, जिसको कि एंड्रोगॉगी, हिट्रोगॉगी, पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी और हिट्रोगॉगी के हिसाब से मैंने सेग्रीगेट किया था। ठीक है, तो वही जो मेरी एंड्रोगॉगी है इज इक्वल टू योर टीचर सेंटर, और सॉरी पेडागॉगी इज इक्वल टू योर टीचर सेंटर, और एंड्रोगॉगी इज इक्वल टू योर लर्नर सेंटर। हिट्रोगॉगी तो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे टीचर की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम सेल्फ डिटरमाइंडेड है।
हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हमारे पैकेज को एनहांस करना है, हमारी स्किल को डेवलप करना है, ताकि हमें एक अच्छा अप्रोच और अच्छी जगह जॉब मिल पाए, अच्छा हम आगे बढ़ पाए, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज सेल्फ डिटरमाइंडेड. नोबडी कम टू अस एंड देन दे टीच अस कि आप ये कर लो, आप वो कर लो. दैट इज सेल्फ डिटरमाइंडेड. ठीक है. तो अब उसी तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक टीचर सेंटर और एक लर्नर सेंटर. ये भी बुक में अलग से टॉपिक दिया गया है. ठीक है, तो उसको हम गो थ्रू हो जाते हैं कि हम क्या क्या इसमें है. टीचर सेंटर क्या कह रहा है, ये कन्वेंशनल अप्रोच है. कन्वेंशनल अप्रोच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेक्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन और ये सब जो चीजें थी वो कहाँ पे थी, कन्वेंशनल अप्रोच है, पहले का अप्रोच है. आज के टाइम पे ऐसा हो सकता है? आज के टाइम पे आप करा दो, कर पाएगा बच्चा? कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा. ठीक है. एंड पर्पस टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल. हम इसको ये भी कह सकते हैं, टीचर सेंटर इज इक्वल टू योर पेडागोगिकल अप्रोच इज इक्वल टू योर एमएलटी लेवल. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है. तो ये क्या है, इसको हम ऑल्सो नोन एज पेडागोगिकल अप्रोच. और पेडागोगी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना एक कला भी है और लॉजिक बेस्ड समझाना भी होता है. ठीक है. Then in this approach, the learner is dependent upon the instructor for all the learning and teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned. कि इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं होता कि होमवर्क करना है नहीं करना. उनको इंस्ट्रक्शन देती कि आप होमवर्क करके आओगे, देन वी हैव टू चेक एट अवर होम कि उसको क्या क्या मिला है. दे नेवर केम टू अस कि आज ये मिला था, आज ये मिला था. बट जैसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग जाती है. ठीक है. एंड टीचर इवेलुएट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट. इसमें टीचर इवेलुएट करती है. अब आज की स्टेज में क्या है, आप लोग इतने सक्षम हो गए कि आप लोग डिसाइड करते हैं यार ये टीचर अच्छा पढ़ाती है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है. लेकिन नर्सरी के बच्चों को क्या है, फिफ्थ क्लास का बच्चा भी अगर टीचर बन के चला जाएगा ना, तो वो उसके लिए तो वही सही है. हम्म? आप लोगों को अगर कोई सिर्फ ट्वेल्थ का बच्चा आगे पढ़ा है, पढ़ा के चला जाए, आप लोग जजमेंट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? बस यस. कर लोगे. अब देखो, सेकेंड है हमारा लर्नर सेंटर. लर्नर सेंटर जो है वो आज का मॉडल अप्रोच, मतलब मॉडल अप्रोच इसलिए कही गई है क्योंकि अब इसमें हम डेमोक्रेटिक डीलिंग करते हैं. हम्म? अगर हम अगर अगर जैसे सपोज करो स्कूल कॉलेज में, मैम आज मत पढ़ाओ प्लीज, पढ़ने का मन नहीं है, कहते हैं ना स्कूल्स में, हमने कहा है काफी, है ना. तो मैम कहते हैं अच्छा चलो हम लोग एक काम करते हैं, रिविजन कर लेते हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, न्यू टॉपिक विल नॉट बी कवर्ड. तो वो क्या होगी, मॉडर्न अप्रोच है. पहले के टाइम पे चॉक एंड टॉक सिस्टम था, लेकिन आजकल क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया. इवन दिल्ली के स्कूल्स में भी आपके प्रोजेक्टर्स और आपकी स्लाइड के थ्रू पढ़ाने लग गए. दे हैव दैट बोर्ड ऑल्सो. आज का सिस्टम ऐसा हो गया कि आप जैसे बंद करते हो उसको शटर की तरीके से, तो आपका ग्रीन बोर्ड आ जाता है, एकदम शटर की तरफ खोलते हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया. ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है. Because this modern approach helps the teacher or the student to understand any particular topic very easily with the help of the diagrams, with the help of the PPTs, right? Then the learner is self-directed होता है. ठीक है. And responsible for his own and her own learning. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होता, जो उसको कहा जाएगा वही करेगा, और टीचर की जिम्मेदारी है. आप देखोगे जनरली क्या होता है, जो जो नर्सरी और केजी की जो टीचर्स होती है ना, उनकी जो प्रमोशंस होते हैं वो बच्चे के लर्निंग के बेस पे होते हैं. आप देखोगे ज्यादातर टाइम, अगर आपके घर में आसपास में कोई छोटे बच्चे हैं, कोई रिलेशन में, आप देखोगे ज्यादातर टाइम स्कूल में आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना वो कर रहा है, उसके लिए पर्सनल कॉल्स जाती हैं टीचर्स की. बड़ी क्लासेस में ऐसा बहुत कम होता है, मतलब जब बच्चा बहुत ही अति करता है तब जाती है, अदरवाइज नहीं जाती है. तो वो क्या हो गई. लेकिन इस स्टेज में क्या, आपको पूरी डायरेक्टेड हो, आपको पता है क्या करना है. ठीक है. इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एंड्रोगोगिकल अप्रोच है. एंड द स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट आल्सो बाय इंटरप्रिटेटिंग इट, दैट इज लर्निंग थ्रू डिस्कवरी. अब जैसे मेरा छोटा वाला है, वो फर्स्ट में है. ठीक है. अब उसको कल मैम ने सिखाया कि आप कलर्स, दो कलर्स मिक्स करना और कलर लर्न करना. अब वो क्या है, धीरे धीरे से वो अपनी एमएलटी लेवल से यूएलटी में आ रहा है. उसने आधा का अपने टो रख दिया है उसने. तो उसने मेरे से कल नए कलर खरीदवाए हैं. And he spent 15 to 20 minutes की मैम told me that you have to practice at your home. मैंने कहा कलर्स लेके जाना, बोले नहीं,
बाद में समझ पता मुझे कलर्स नहीं लेके जाना है। तो उसने प्रॉपर दो दो कलर को मुझे बोला कि मम्मा इसका कलर लो, ये लो, एंड देन मिक्स, एंड देन मुझे जब उस ब्रश से उसने लिखा और उसने मुझे तब बताया, तो अच्छा मम्मा ये कौन सा कलर बन गया। तो दैट इज क्या हुआ, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। उसको एक क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा दो कलर मिलके कोई नया कलर भी बनता है, बिकॉज दैट इज वेरी न्यू थिंग फॉर हिम। तो ये मैं कहा ना, उसने टो रख दिया। जरा फर्स्ट स्टैंडर्ड, और दिल्ली की पढ़ाई बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी हाई होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन थोड़ा सा है वैसा। तो उसने अपना टो रख दिया है, तो वो लर्न कर रहा था थ्रू डिस्कवरी से, तो उसमें अब वो चीज आना शुरू हुई है। In this method, the instructor facilitates the learning of participants and help them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge and develop new skills. आपको पढ़ा देते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा है, अपने अपने नोट्स बनाओ, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट ओनली एंड आल्सो नोन एज अडल्ट लर्निंग। अभी अडल्ट आ गई, क्यों, क्योंकि एंड्रोगॉगिकल हो गई। मैंने आपको बताया था एंड्रोगॉगिकल इज इक्वल टू योर अडल्ट लर्निंग। इसमें आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हो, आपने नोट्स बनाए, 4 क्वेश्चन गलत है, यार मेरे को ये यूनिट समझ नहीं आती। मैंने तो नहीं बोला कि आपको समझ नहीं आती, बिकॉज वॉट एवर द क्वेश्चन यू ऑप्ट एंड उसमें से जितने ज्यादा गलत हुए सही हुए, हाँ इसमें तो मैं कंफर्टेबल हूँ मैम, ये तो मैं कभी भी दे सकती हूँ। what how you are saying this thing, you are saying this thing you by your self evaluation, ठीक है। देन इसमें ये मैंने इसमें बना दिया है, तो इतना उसको दोबारा रीड करने की जरूरत है नहीं, वही चीजों को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। वो मैं भेजूंगी भी आपको, तो आप लोग उसमें से नोट भी कर लेना, वैसे बुक में भी दी हुई है, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक आता है effective teaching practices, maxims of teaching। maxim of teaching का मतलब होता है कि what techniques we have to use to make our teaching more effective, ठीक है। maxims कितनी चीजों को हम अच्छे से यूज करते हैं जिससे कि हमारी टीचिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव है। तो पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी डू, मैंने क्या किया, आपको पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा सारी यूनिट्स का ओवरव्यू दिया, ठीक है। पहले दिन आपको लगा हाँ थोड़ा सा चीजें समझ आ रही हैं, देन वी स्टार्टेड यूनिट 1, सिंपल टॉपिक से स्टार्ट किया। अभी सिंपल सिंपल चल रहा है, अब धीरे धीरे क्या करोगे आप, मॉडल्स पे आओगे। तो क्या हुआ, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वी हैव स्टार्टेड, because we want to make our teaching practices more impactful. It's not that we want to give you good impression to you, it's just that we want whatever you want to learn and what is important for exam, at least you have to learn that particular thing, आपका रिटेंशन पावर अच्छा हो, इसीलिए हम चीजों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं। अब अगर 2 लेक्चर और 3 लेक्चर के बाद अगर मैं आपको मॉडल समझाऊंगी तो आपको इजी समझ में आएगा, और अगर मैंने पहले लेक्चर पे आपको मॉडल समझा दिए होते तो आपको कतई समझ नहीं आता, ठीक है। देन सेकेंड, फ्रॉम नोन टू अननोन, दिस इज रिलेटेड टू, इसीलिए फर्स्ट मैक्सिम से रिलेटेड है, रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ यू न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद अनदर। अब आपको जैसे कोई चीज का नॉलेज है, उसी नॉलेज का एग्जांपल देते हुए हम क्या कर रहे हैं, आपको अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो टीचिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। देन फ्रॉम सीन टू अनसीन, जैसे कई बार अभी बीच में मैंने पूछा नहीं, अच्छा आपने ये देखा है, तो क्या करोगे आप, देखी हुई चीजों से आपको अनदेखी हुई चीजें समझाई जाएंगी। अभी मैं कौन सा एग्जांपल आपको दे रही थी कि आपने 2 मिक्सचर्स को मिक्स किया एंड देन यू मेक अ न्यू केमिकल, तो वो क्या था, आपने सीन तो किया है ना, 2 मिक्सचर को सीन किया, अब जो नया फॉर्मेशन होगा दैट इज अनसीन, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, कि हम क्या कर रहे हैं, पहले बड़ी बड़ी चीजों को बताते हुए, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट, दे बिकम फैमिलीज विद एंड डेफिनेट माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट अ लेटर स्टेज। पहले हमने क्या किया, बड़े बड़े वर्ड्स उस तरीके से समझाया, तो इसको छोटी सी माइन्यूट सी चीजें मिल गई। जैसे ये वाला पार्ट, होल टू पार्ट और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल कैसे हुआ, जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू आर, हम सब, हमारी बॉडी, सबको अपनी बॉडी के बारे में पता है, फेस होता है, हैंड होता है, माउथ होता है, लेग होते हैं, स्टमक होता है, बैक होती है, ठीक है। ये क्या था आपका हार्ड वाला फॉर्म,
कंक्रीट वाला फॉर्म। देन एब्स्ट्रैक्ट में हम कहाँ गए? अब एब्स्ट्रैक्ट में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में गए, अपने स्टमक में गए। किसी को पता है हम जो खाना खाते हैं स्टमक से कैसे जाता है, वो कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के हम बाद में स्कूल के फॉर्म में पास करते हैं? ये है ऑस्फेगस ट्यूब। च्यूइंग जो है आपके माउथ से स्टार्ट होती है, वी हैव अ ट्यूब, देन वो स्टमक में जाता है, वो इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्टिव जूस बनाता है, एचसीएल प्रोड्यूस करता है। तो इतना माइन्यूट बनाता है कि आपकी जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे मूव होते होते आपकी स्मॉल लार्ज के थ्रू वो बाद में रेक्टम के थ्रू आपको बाहर जाता है। तो व्हाट वी डिड कि पहले हमने चीजों को कंक्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट में चले गए। एब्स्ट्रैक्ट का अच्छा मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट से क्या मतलब समझते हो आप लोग, क्या समझते हो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मैम एक समरी होता है। हाँ, समरी होता है, ठीक है। हाँ। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा कोई पेट खराब है, तो पहले हमने चीजों को बताया और फिर उसके बाद समरी निकाली कि आपका पेट हम्म, इसलिए खराब है ना? जैसे आप, हम्म, जैसे एक एग्जांपल, डॉक्टर के पास आप जाते हो, कहते हैं मेरे को बहुत पेट में दर्द होता है। व्हाट ही डिड, आपने कल क्या खाया था? हम्म, व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्लास, जब मुझे स्टूडेंट्स का मुझे पता होता है, any day if he or she is not able to do asanas properly, my first question is what you had in your dinner last night. Then accordingly, I came to the conclusion because of that you are not able. And second question is कि क्या आपका पेट क्लीन हुआ था? ठीक है, तो सेम चीज इसी तरीके से समझ गए। देन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कि एक पर्टिकुलर चीजों को बताते बताते हम जनरल की तरफ लेके जाएंगे। कैसे? द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जांपल फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेशंस कैन बी एक्सप्लेन टू देम एंड द एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन सर्व दिस पर्पस। अभी क्या कर रहे हैं हम? एक 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 टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और फिर जनरल पे जाएंगे कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट से। क्या क्या पढ़ा? आपने तो अभी तक बहुत पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेवल पढ़ लिए, आपके प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, मॉडल्स पढ़ लिए। आप अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाओगे, और ये कहीं ना कहीं ये आप आगे जाकर के जब आप टीचर बनते हो या किसी को पढ़ाओगे आप इनको फॉलो करोगे। ठीक है। देन फ्रॉम होल टू पार्ट, कि जैसे मैंने आपको ट्री का एग्जांपल देती हूँ। दूर से आप क्या देख रहे हो? आपका ट्री दिख रहा है, अरे मुझे लग रहा है बरगद का पेड़ है, अरे नहीं ये पीपल का पेड़ है, अरे नहीं ये बनाना का पेड़ है। दूर से तो यू सी एज अ ट्री, देन जब लेकिन आप धीरे धीरे जब पास में गए तो देन यू चेक देयर लीव्स, देयर ब्रांचेस, देयर ट्रंक, एंड देन यू केम टू द कंक्लूजन, अरे ये हमारा तो मित्र गलत था, ये तो चमेली का पेड़ है। तो वो क्या हो गया कि पहले हम होल समझाते हैं एंड देन वी गो टू द पार्ट। अभी क्या किया, पहले मैंने पूरी 10 यूनिट का आपको ब्यौरा दिया, देन एक यूनिट उठाई, उस एक यूनिट से पार्ट उठाया। ठीक है। फ्रॉम indefinite to definite, the teacher should help to transform indefinite knowledge to the definite one and aim to clarify the doubts. अब जैसे सपोज करो कि अभी आपका क्या था, कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका एम एक क्रिएशन में लेके आ रहे हैं। एम क्या है? प्री डिटरमाइंडेड गोल क्या है? नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो अभी क्या है कि अब हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लास से पहले शायद आपको लग रहा था कि पेपर वन कैसे होगा, वो आपका इंडेफिनिट था, फिर उसको नॉलेज दिया गया और देन उसको आपको एक डेफिनिट में लेके आया, जो पक्की चीज है उस पे लेके आए। देन फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, आप देखोगे पहले कभी कभी कई चीजें होती है ना कि आप पहले बच्चे को डांटते हो ताकि वो रुक जाए। आग में मान लो छोटा बच्चा पानी गिरा रहा है या ग्लास टूटने वाला है, तो पहले क्या करोगे? आप उसको डांटोगे। ठीक है। आपने डांट दिया तो क्या किया आपने? उसकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाला, देन आपका जब वो चीजें हो गई तो फिर आपने उसको लॉजिकली समझाया, बेटा अगर आप हाथ आग में डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। होता है कि नहीं? आपको कभी कभी ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि बहुत डांट पड़ी होगी, आपको गुस्सा भी बढ़ाया होगा, लेकिन जब थोड़ा सा माइंड शांत हुआ तो फिर मम्मी ने या पापा ने बेटा सुनने, बेटा हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये चीज है, ये है, जब आप बड़ी होगी तब आप ये कर लोगे। तो वो क्या हुआ, पहले साइकोलॉजी चीजों को रोका एंड देन लॉजिकली समझाया। ठीक है। इससे क्या होगा, ये सब चीजें अगर हम टीचिंग में भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो कि आपको क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा है बार 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 बार, आपने क्या किया, तो डांट के बैठा दिया। ठीक है। तो उसके बाद जब थोड़ी देर बाद आपने उसको अलग से बुलाया एंड देन यू मेक हिम लॉजिकली अंडरस्टैंड
डोंट डिस्टर्ब द क्लास, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप क्लास के बाद पूछ लेना, बिकॉज सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन अगेन शाउटिंग इन बिटवीन द क्लास, तो उससे क्या हो रहा है, टाइम टेन्योर भी आपका ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? हम्म? समझ आ रहा है? लेक्चर बोर तो नहीं हो रहा? नहीं मैम। नहीं, ठीक है। देन फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या बताया था? एनालिसिस किस में आया था हमारा? एनालिसिस किस में आया था? कहाँ आया था एनालिसिस बच्चों? कॉग्निटिव में आया था। हाँ, कॉग्निटिव में आया था। तो एनालिसिस का मतलब क्या था? चीजों को एनालाइज करना कि चीजों को ब्रेक डाउन करना, हम्म ब्रेक डाउन कर करके समझना एंड देन कम टू द कंक्लूजन। तो यहाँ पे भी टीचर्स को अगर अपनी टीचिंग इफेक्टिव करनी है, तो चीजों को तोड़ तोड़ के समझाना है, ठीक है। आप देखोगे जब हमें प्लस सिखाया गया था, आजकल तो खैर टेक्निक अलग हो गई है, हमारे टाइम पे जब हम लोग सीखते थे, जैसे 4+2 है, ठीक है, तो क्या करते थे, 4 लाइन की, तो 1 2 3 4, फिर एक और यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 1 2, देन काउंट 1 2 3 4 5 6, हो गया। तो क्या हुआ इसमें, पहले तोड़ तोड़ के समझाया। आज की टेक्निक क्या है, 4 in a mind, 2 finger, then you have to count after the 4, 4 5 6। ये क्या हुई, तोड़ तोड़ की टेक्निक हुई। और अब बच्चों को बोल दो 15 + 4 कर दो, माइंड में कैलकुलेशन करके आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, एनालाइज करके सिंथेसाइज में जाना। Initially, the student have little and vague knowledge about the topic. Analysis means dividing problems into a constituent part and then study. Synthesizing means to understand by connecting the knowledge acquired to analyzing the part. A teacher should use analytical synthetic methods. Okay? Then follow nature. It means to regulate the education of the people according to his nature. According to his nature में कैसे? आप बताओ कैसे करना चाहिए? आप अगर टीचर हो कैसे फॉलो करोगे किसी के नेचर को? मैम कि बच्चा कैसे समझ रहा है या फिर क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको उसके नेचर को लेके या फिर हाँ, हर बच्चा अपने तरीके का लेवल होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट होता हाँ है, कोई मिड लर्नर होता है। तो कोई आप, इमेजिनेशन से कोई कैसे हाँ, तो आप क्या करोगे, उनके नेचर को समझते हुए चीजों को समझोगे, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद मुझसे दोबारा पूछ लेना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट देयर ग्राफ्सिंग इज द स्लो। तो हम क्या करेंगे, हमें उस चीज को उसको 4 बार समझाना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा। Then training of senses means the types of senses like sight, hearing, taste, smell, and touch are gateways to knowledge. It is better if all and maximum of these senses can be applied in teaching. आप ही बताओ, ये हम यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में कि नहीं? कैसे यूज कर रही हूँ बताने जरा। मतलब मैम आपका टीचर का हाँ, इसमें क्या करना है, इसमें यही है ना कि हम हमारी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। मैम देख के सुन के कुछ बोल के और कुछ टीचिंग एड्स यूज करके। देखो, मैम कि आप आप क्या बोल रहे हैं आप पीपीटी देख रहे हो, हम्म, आपके आई इम्पैक्ट हो रही है, आप हम्म, सुन रहे हो, आपका ईयर इम्पैक्ट हो रहा है, हम्म, ठीक है। आप आंसर्स कर रहे हो, आपका टच फील हो रहा है, तो हम मैक्सिमम चीजों को यूज कर रहे हैं ना, हम्म, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब आप पढ़ाते हो, तो अगर आप कोशिश करो कि सारे के सारे विद मैक्सिमम सेंसेस एक बच्चे की यूज हो। आप जब बोल रहे हो तो आपका माइंड भी यूज हो रहा है, कॉग्निटिव लेवल हो रहा है, आपकी चीजें इनसाइट वाली जो चीजें वो बाहर आ रही है, आपकी हम्म, स्पीकिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देख रहे हो पीपीटी को साथ साथ में, आप सुन रहे हो मेरे लेक्चर को साथ साथ में, तो मैक्सिमम हम्म, सेंसेस यूज हो रहे हैं कि नहीं यूज हो रहे हैं, हम्म। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है ये, Montessori and Pobble are the main proponent of this maxim.
ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेसरी और कॉर्बेल ने दिया है। ठीक है, अभी हम और भी वो जब पढ़ेंगे ना उस पर भी बहुत सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन अभी इतना फिलहाल इसका याद रख लो। फिर एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी किसने दिया? ये डाल्टन ने कहा है कि टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना सेल्फ स्टडी करे। हमारा टारगेट क्या होता है? आपका एग्जाम होगा लगभग 15 दिसंबर को, जो हम टेंटेटिवली मानते हैं। Our planning is to make you free by 28th November from all the सिलेबस, चाहे वो पेपर 1 का चाहे पेपर 2 का, एंड दैट वी विल डू। वो हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि भाई जबरदस्ती पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे से हो जाएगा। देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल गिव यू द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड देन वी विल कंडक्ट द मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर हम क्लास ही क्लास लेते रहेंगे तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? क्योंकि आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो, आपको कितना एजुकेशन अच्छा मिल जाए, आपको कितने अच्छे नोट्स मिल जाए, until unless you are not going to the that particular note, आप एक एक लाइन को एक एक अच्छे से चीजों को समझोगे नहीं, तो आप तो खुद अपने कैपेबल हो गए ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि वहां पे तो एग्जाम आपको देना है ना जाके, हमें तो नहीं देना है। ठीक है, तो डाल्टन कह रहा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही पक्का? पक्का। शिवानी को आ रही है, शिवानी नहीं नहीं मैम। नहीं आ रही? एक लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर हम आज की क्लास खत्म। ठीक है? अब हमारे आते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब होता है, टेक्सन ने दिया है कि फेज मतलब टीचिंग, एक टीचर जो होता है जब टीचिंग करने जाते हैं तो किन किन फेजेस से उसको, स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है। तो पहली स्टेज कौन सी है मेरी? रिएक्टिव स्टेज, सेकेंड इंटरैक्टिव स्टेज, थर्ड पोस्ट एक्टिव स्टेज। रिएक्टिव स्टेज क्या है? प्लानिंग स्टेज है। इसमें क्या करता है टीचर? ये क्लासरूम आने से पहले की स्टेज है। मैं क्लास में आने से पहले मैंने क्या किया है? पीपीटी बनाई है। ठीक है, मैंने गोल फिक्स किया है कि कितने दिनों में हमें क्या क्या यूनिट पढ़ाना है। ठीक है, बिकॉज बिना गोल फिक्स किए हुए आप चीजों को एक प्रॉपर टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। हम चाहे तो एक पेपर उनकी क्लास अगले महीने से भी ले सकते थे, हम चाहे तो शुरू में भी ले सकते थे, बट वी हैव फिक्स एवरीथिंग ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। ठीक है, अब आपकी 3 यूनिट अगर पेपर 2 की होगी तो आप लोगों को एक मेंटल है कि आप लोगों की 3 यूनिट पे कमांड है। ठीक है, तो ये जो प्री एक्टिव स्टेज है, ये प्लानिंग स्टेज कहलाती है, ये क्लासरूम के पहले की है, और इसको जैक्सन कहता है कि ये काम पार्ट है टीचिंग का। क्यों? क्योंकि जब हम ये पीपीटी पढ़ा रहे थे तब हम बच्चों से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, वी जस्ट मेक ए नोट्स विच इज बेस्ट सुटेबल अंडरस्टैंडेबल बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए जैक्सन सेड दैट दिस इज द काम पार्ट ऑफ द टीचिंग। और इसमें हम क्या क्या करते हैं? गोल को फिक्स करते हैं, कंटेंट को डिसाइड करते हैं, मैनेजिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, डिसाइडिंग टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग, स्ट्रेटजीज फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी मैंने ये बनाया है, जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ, ये सबकी प्रिपरेशन मेरी पहले हो चुकी है। ठीक है, या जो भी राखी मैम पढ़ाती हैं उन सबकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी है। तो दैट इज द प्री एक्टिव स्टेज ऑफ द टीचिंग, कि जिसमें हमें बताना होता है कि हमारा कितना टॉपिक आज हमको कराना है, क्या पढ़ा। अगर आप सोचो हम टॉपिक नहीं डिसाइड करके आए, कंटेंट नहीं बना हुआ, तो क्लास लेने का फायदा क्या है? प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे तो आप एक प्रॉपर टाइम पे चीजों को कंप्लीट कैसे करोगे? आपका टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, देन सेकंड आता है हमारे इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव स्टेज क्या होता है? एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है कि एक प्रोसाइजिंग of the class, action and reaction of the achievement, diagnosis of learners, perception, diagnosis, response, ability of learner, interest of learner, and academic background। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन से आप क्या समझते हो? इम्प्लीमेंटेशन से आप क्या समझते हो? इम्प्लीमेंटेशन का तो मतलब हम कि जो भी मैंने हाँ बताओ, आप बताओ। जो भी हमने आपने जैसे टीचर ने प्लान करा है, अब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी है कि अब उसे उस तरीके से मतलब एक्टिविटी में लाने की, हाँ कि वो जो सोचा वो करना। ठीक है, साइजिंग अप ऑफ द क्लास का मतलब क्या होगा? क्या समझते हो साइजिंग अप ऑफ द क्लास से? मैम क्लास के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करना, हम्म, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करना, कितना डिसाइड। पढ़ाना है, कितना। हाँ, कितना पढ़ाना है वो सब तो पहले में आएगा। साइजिंग अप ऑफ द क्लास का मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि आपका स्टूडेंट कैसे समझेगा चीजों को। हाँ।
ठीक है। देन एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द अचीवमेंट, कि जो भी आपने काम बनाया उसको आप पढ़ाओगे, उसके रिएक्शन को देखोगे। अभी हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उससे आपकी चीजें पूछ भी रहे हैं, रिएक्शन भी देख रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे इस स्टेज में हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, मतलब एक उस लर्नर के बारे में समझते हैं। और लर्नर के बारे में कैसे समझते हैं, पहले हम, जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल है, क्लास में मान लो 4 लोग हैं, एक बच्चा शांत बैठता है, तो हमारा परसेप्शन क्या है, लगता है ये इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या इसको सबसे ज्यादा समझ आ रहा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमने उस क्वेश्चन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, तो डायग्नोस करके हमें क्या पता चला कि उस बच्चे को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा था, या उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो वो डायग्नोस किया, और देन उसके बेसिस पे हमने ये रिस्पॉन्स निकाला कि इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। या फिर हमने जैसे आप डायग्नोस का मतलब क्या समझोगे, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो, डायग्नोस करा लो। देन आफ्टर डायग्नोसिस वी केम टू द कंक्लूजन कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया, एंड उसकी बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि उस लर्नर की एबिलिटी क्या है, उस लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, या उसका या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। आप देखोगे जब हमने क्लास स्टार्ट की, राखी मैम ने जब भी स्टार्ट की, खैर मुझे तो सबके बारे में पता ही था क्योंकि मैं तो कोऑर्डिनेशन करती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी ऑफ द क्लास, तो पहला टीचर आपसे क्या पूछता है, आपने क्या किया, मास्टर्स किया है, कहाँ से किया है। तो वो हम क्या क्यों पूछते हैं, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू नो योर एकेडमिक बैकग्राउंड। और उस एकेडमिक बैकग्राउंड से समझ में आ जाता है आधी चीजें की एबिलिटी क्या होगी लर्निंग की। तो वो टीचर क्या करता है, जब जो भी कंटेंट वगैरह बना के क्लास में पढ़ाता है, इंट्रैक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे उसकी एबिलिटी को चेक करता है। और अगर उसको लगता है कि अगर एक चीज सारे बच्चों को समझ नहीं आ रही, एक मीन्स की आपकी लर्निंग टेक्निक्स में कोई इशू है, तो वी हैव टू चेंज अवर लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है। देन हमारी एक आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज जो फाइनल स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब यहाँ पे जो स्टेज आई थी टीचर की, पहली स्टेज में तो उसने एक्टिवली कंटेंट बनाया, दूसरी में उसने इम्प्लीमेंट किया, इंटरेक्शन किया स्टूडेंट के साथ। अब इंटरेक्शन करने के बाद उसने जो पढ़ाया, अब हमें असेसमेंट और चीजें, असेसमेंट या अभी हम एग्जाम जो आपके टेस्ट ले रहे हैं उससे हमारा क्या मतलब है, हमें क्या करना, आप टेस्ट दो मत दो, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आपकी कैपेबिलिटीज को, आपके एबिलिटीज को एसेस कर रहे हैं। और उस असेसमेंट के बेसिस पे इफ देयर इज एनी फॉल्ट, चाहे हमारे साइड से चाहे आपके साइड से, वी जस्ट वांट टू इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है। क्योंकि अभी जो स्टेज चल रही है वो आपकी असेसमेंट स्टेज चल रही है, आप इसमें अपनी वीक और स्ट्रेंथ पॉइंट को वर्क कर सकते हो। बट आफ्टर योर समेटिव इवैल्यूएशन, वो हम इवैल्यूएशन के पार्ट में पढ़ेंगे, आफ्टर योर एग्जाम्स अगर आपने कोई गलती कर भी ली है, तो वो आपके जो वीक और जो स्ट्रेंथ वाला पॉइंट था वो आपका रेक्टिफाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज योर फाइनल इवैल्यूएशन स्टेज। बट इन पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या कर रहे हैं, असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, डिसाइडिंग रिगार्डिंग रीटीचिंग द कंटेंट, फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट। अगर मान लो एक ही बार में सबको कंटेंट समझ में आ गया, तो व्हाई वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। देन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, आप लोगों के लिए भी टेस्टिंग डिवाइस क्या है, गूगल फॉर्म, जो हम आपको देते हैं हर यूनिट के बाद, एंड बीच बीच में जो मैम आपको पीवाईक्यूज कराती है हम भी कराएंगे। देन चेंज टीचिंग स्ट्रैटेजी, इफ देयर इज एनी नीड, तो हमको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करना। ठीक है। बिकॉज इस स्टेज में आ करके जो हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है, इसमें हम जब क्लास टाइम पे होते हैं तो हम इसमें असेसमेंट करते हैं, और इसमें आपके पास चांस होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट पे काम कर सकते हो। ये हम उसमें पढ़ेंगे इवैल्यूएशन वाले पार्ट। लेकिन जब समेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है तब आपके पास कोई चांस नहीं है उसको काम कंप्लीट करने का। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? हम्म? अब जितना भी कवर कराया है इतना आप सारा मैदान से पढ़ोगे। निवेदिता, नोट्स तो पढ़ो ही यस पढ़ो, मैम। ठीक है, इससे नोट्स बनाओ ही बनाओ, लेकिन आप साथ में मैदान भी पढ़ो, नहीं तो यस। एक साथ पूरी यूनिट से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।